प्रयोग करना चाह रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। उसमें आज पहली कड़ी में सौरभ तिवारी सर को मैं मंच पर बुला रहा हूं। आने वाले दिनों में और शिक्षकों को भी हम लोग सुनेंगे। सौरभ सर से हम लोग अभी सुनेंगे हिंदी साहित्य के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से हिंदी का विकास सर्वाधिक हुआ है, या हिंदी पट्टी का हार्टलैंड हम लोग उत्तर प्रदेश को मान सकते हैं। अभी सौरभ सर आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि जो हम लोग का विषय है, राष्ट्रभाषा है हिंदी, उस हिंदी को इस रूप तक पहुंचाने में किन बड़े लेखकों कवियों का बड़ा योगदान रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है। हम लोग सौरभ सर को सुनते हैं और फिर कभी बिहार का योगदान भी हम लोग सुनेंगे दूसरे सर से। अभी हम सौरभ सर से सुनते हैं हिंदी साहित्य के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। धन्यवाद सर अवसर देने के लिए हमें। किसी भी साहित्य को कहा जाता है कि किसी भी समाज का आईना होता है साहित्य, और उस समय के समाज में क्या चल रहा है हम ये कह सकते हैं कि उस समय की फिल्मों और उस समय के साहित्यों के द्वारा हमें ये पता चलता है। हिंदी साहित्य का विकास जो है लंबे समय से, लगभग पूर्व के समय से हम कह सकते हैं कि हुआ था, लेकिन इसका ज़्यादातर मिलता है हमें राजपूत काल और योद्धाओं के काल से। उस समय के काल को हमारे हिंदी इतिहासकारों ने कई भागों, मतलब हिंदी इतिहासकारों ने कई भागों में बांटा है। जैसे कि जिस समय समाज में युद्ध और वीरता की प्रचलन चल रहा था, उस समय को वीर गाथा काल के बारे में कहा था। वीर गाथा काल या आदिकाल, जिसका समय 1400 ईस्वी पूर्व से था, उस समय के महत्वपूर्ण लेखक जैसे चारण जगनीक थे जिन्होंने आला खंड की रचना की थी, तथा और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई द्वारा की गई थी। चंद्र बरदाई तो वैसे तो मूल रूप से उनका जन्म लाहौर में हुआ था, लेकिन उनका सारा पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा हमारे उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। चारण जगनीक जो आला खंड के रचनाकार थे, उस समय वीर गाथा काल का समय था, और उनकी रचना की कुछ लाइन हम आपको बोलना चाहेंगे। जैसे लोगों को उस समय राजपूतों एवं क्षत्रियों के लिए बोला गया था कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 16 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, उससे ज़्यादा जिए तो धिक्कार। मतलब 12 वर्ष की उम्र कुत्ते की होती है और 16 वर्ष की उम्र जो होती है सियार की होती है, और क्षत्रिय जो है 18 वर्ष से ज़्यादा अगर जिंदा रहता है तो उसका जीना धिक्कार है। इसका कहने का मतलब है कि युद्ध शैली में अगर 18 वर्ष से ज़्यादा अगर आप या तो युद्ध लड़िए या तो वीर गति को प्राप्त करिए। उस समय के बाद धीरे धीरे जिस समय अब आज आते समय जब युद्ध और वीर गाथा काल से लोग उब गए थे, तो समाज को भक्ति की जरूरत पड़ी और भक्ति काल का समय आया। हमारे इतिहासकारों ने भक्ति काल का संज्ञा दी, और भक्ति काल में जैसे तुलसीदास, सूरदास, नरोत्तम दास इत्यादि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के कवि हुए। जैसे तुलसीदास ने बहुत बड़े ग्रंथ रामचरितमानस, जो हिंदू दर्शन का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें पूरे जीवन शैली को, भारतीय जीवन शैली को, हिंदू जीवन शैली को इस अच्छे से इतना बनाया गया है कि हमें रामचरितमानस के दर्शन से ये समाज में अपने लोगों के बीच में किस तरह से अगर हमको रहना है, क्या करना है, क्या पूरी मर्यादा को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें रामचरितमानस में तुलसीदास ने की। तथा उसके बाद उनकी एक रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो इतना बढ़िया दर्शन है, जिसमें उन्होंने पूरे हिंदू समाज को, या पूरे हम कह सकते हैं भारतीय समाज को, ऊपर से नीचे सभी वर्गों को इस तरह से उन्होंने दर्शाया है ताकि कहीं भी जो आज के समय में भी भेदभाव दिखाई दे रहे हैं, उस समय की रचना में भी उन्होंने ये जताया है कि हमारे समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, जो कि बाद में रूढ़िवादी मानसिकताओं के द्वारा हुआ। जैसे अब एक हमारे सीतापुर जनपद के कवि हुए नरोत्तम दास, जिन्होंने
मित्रता पर अच्छी रचना की, जिसमें सुदामा चरित्र का है, जो बिहार बोर्ड के क्लास 8 के बच्चों को मिलता है सुदामा चरित्र के नाम से, जिसमें उनकी कुछ लाइन है कि सुदामा जब उनसे मिलने जाते हैं कृष्ण से, तो उसमें उनकी दशा देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मतलब वो सुदामा की दशा को देखकर वो नरोत्तम दास जी उसमें वर्णन कर रहे हैं कि सुदामा की दशा को देखकर कृष्ण जी ऐसे भाव विभोर हुए थे कि वो पानी जो परात में रखा था पैर धोने की, पहले पैर धोने की परंपरा रहती थी, शायद आज भी विद्यमान होगी, वो अपने आंखों के जल से लिखना चाहते हैं कि उनको स्वागत में उनका पैर धुले। ये उस समय का वर्णन था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, रीतिकाल का समय आया, जिसका समय था 1700 से 1900 के बीच में आया था। उस समय भी कुछ वीरता की, कुछ भक्ति काल की रचनाएं हुई। उसके बाद हम आ जाते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में हम कई बहुत बड़े रचनाकार हुए, जैसे उनके नाम से युगों का प्रचलन हुआ। जैसे हमीरपुर जिले के, हमारे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के रामचंद्र शुक्ल हुए, उन्होंने शुक्ल युग का प्रतिपादन किया। उन्होंने रचना की थी, कई रचनाएं की थी, और हिंदी साहित्य में और हिंदी विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, जो द्विवेदी युग का प्रचलन किया, उनके नाम से द्विवेदी युग का प्रचलन हुआ। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे सरस्वती पत्रिका, काशी नगरी प्रचारणी सभा का, इस तरह से किया था। उसके बाद फिर आते हैं हिंदी खड़ी बोली का। जिस समय हिंदी खड़ी बोली की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग रहा। इस युग में उन्होंने हिंदी खड़ी बोली का महत्वपूर्ण विकास उन्होंने किया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ये बताए, जिस समय भारत को 1850 से 1900 में अंग्रेजों का शोषण हो रहा था, उस समय उन्होंने कई व्यंग्यात्मक रचनाएं भी की, जैसे भारत दुर्दशा एवं अंधेर नगरी जैसी एकांकी की रचना करके उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को जगाने एवं और अंग्रेज गवर्नमेंट को ये अपने साहित्य के माध्यम से संदेश दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि बनारस जिले से संबंधित थे, और उन्होंने समाज के प्रति और समाज में दुखी और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर उन्होंने उठाया। फिर उपन्यास सम्राट की बात आती है। उपन्यास सम्राट के नाम से हमारे बनारस जिले के ही प्रेमचंद, जो धनपत राय के नाम से शुरू में, फिर बाद में प्रेमचंद के नाम से रचना की उन्होंने। और उनकी बहुत सी रचनाएं हैं, गबन गोदान मंगलसूत्र, इस तरह से रचनाएं हैं। और भी कहानियां हैं, जैसे समाज के प्रति ये पंच परमेश्वर जैसी उनकी बहुत बढ़िया, ईदगाह जैसी रचनाएं हैं। फिर जब 1857 की क्रांति में जब झांसी की रानी के योगदान को कोई नहीं भूल सकता, सुभद्रा कुमारी चौहान जो प्रयागराज जिले से हुई, प्रयागराज के जिले से होकर उन्होंने झांसी की रानी के बारे में उन्होंने बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी की का वर्णन किया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, उसी में एक विधा आती है हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक विधा, जिसमें नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया जिले से हमारे उत्तर प्रदेश के संबंधित थे, उन्होंने आलोचना विधा को आगे बढ़ाया। और नामवर सिंह जो थे, ये भी आलोचना और समालोचना, ये जो होती है मनुष्य के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। किसी भी साहित्य का या किसी भी पक्ष का किसी भी विषय का दो पक्ष होता है, एक आलोचना एवं समालोचना। आलोचना भी जरूरी है और समालोचना भी जरूरी है। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए केदारनाथ सिंह तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, इन लोग नामवर सिंह जी थे, इन लोगों ने बहुत ही आगे काम किया। फिर हमारे जिले मऊ जिले से संबंधित थे पंडित श्याम नारायण पांडे, जिन्होंने हल्दी घाटी जैसे महाकाव्य की रचना की थी, जिसकी कुछ लाइनें हैं, रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। फिर आगे बढ़ते हैं, यात्रा वृत्तांत की बात आती है तो आजमगढ़ जिले से संबंधित थे महापंडित राहुल संकृत्यान, उन्होंने यात्रा वृत्तांत को आगे बढ़ाया। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा की उनकी रचना थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मनुष्य का विकास, जैसे यात्रा करने से मनुष्य का विकास हो सकता है। हम एक जगह रहकर कुएं का मेढक बन के किसी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं, नई जगहों पर जाकर नई चीज़ें हम सीख सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी रचना, ज़्यादातर उनकी रचनाएं यात्रा वृत्तांत पर ही रही, और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा महापंडित राहुल संकृत्यान की रचना है। फिर और हम आगे बढ़ते हैं, जैसे फिर महादेवी वर्मा भी जो प्रकृति को और
अन्य चीज़ों को ऊपर लाई। उन्होंने भी, उनका भी जन्म हमारे ही उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा की जैसे गिल्लू निहार और अन्य कवि हैं जिसमें उनको ज्ञान, कुछ में साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले थे। फिर आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार और आधुनिक युग में चलते हैं तो श्रीलाल शुक्ल, इनके योगदान को हिंदी में नहीं बुलाया जा सकता। जब हम पहले ही बोले थे, साहित्य जो होता है समाज का आईना होता है। आज़ादी के बाद जब भारत की सरकारों को ये लगा कि भारत सरकारें जब अपनी व्यवस्था फैलाने लगी, अपने आक्रोश को फैलाने लगी, उस समय जो थे श्रीलाल शुक्ल जैसे कवि जो हुए, वो व्यंग्यात्मक रचना जैसे राग दरबारी और सूनी घाटी का सूरज, अंगद के पाँव जैसी रचनाएं उन्होंने रचना करके ये भी उन्होंने संदेश दिया था। उनका भी जन्म हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अतरौली गांव में हुआ था। फिर धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर रामनाथ सिंह अदम गोंडवी, जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से ये एक तरह से गरीबों की आवाज़ बनकर उन्होंने की थी। जैसे वो उन्होंने व्यंग्यात्मक रचना की थी, जिस प्रकार जो हमारे सत्ता के हुक्मरानों का जो मतलब ऐशो आराम को पर उन्होंने रचना की थी कि काजू भुनी प्लेट में और विस्की ग्लास में उतरा है रामराज विधायक निवास में, तथा और उनकी रचना थी आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। इस तरह की व्यंग्यात्मक रचनाएं करते हुए अदम गोंडवी साहब ने जो सरकार को और समाज के लोगों की, सरकार को संदेश दिया कि समाज में जैसा आप सोच रहे हैं, जिस प्रकार के आप सोच रहे हैं उस प्रकार की स्थिति नहीं है, आप हकीकत से परिचय आपको करना होगा। फिर इनका भी, अदम गोंडवी का जन्म भी हमारे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। फिर रामविलास शर्मा भी इसी प्रकार के लेखक हुए जो लोगों की, गरीबों की, जनता की आवाज़ बनकर उभरे, और उनका भी जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। फिर हम आते हैं दुष्यंत कुमार को। दुष्यंत कुमार भी हमारे ही उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में उनका भी हुआ था। ये भी इसी प्रकार के कवि थे जिन्होंने लोगों की आवाज़ को उठाया और लोगों की आवाज़ को उठाने का किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उनकी एक रचना है साए में धूप, जिसमें उन्होंने उनकी एक पंक्ति हमें बहुत पसंद आई कि कोई भी काम, जिसमें वो कहना चाहते हैं कोई भी काम आसान नहीं होता है, उसको बस तबीयत से करने की ज़रूरत होती है। फिर और आधुनिक युग में आते हैं, जैसे और आधुनिक युग में हम आएंगे तो फिर कुमार विश्वास, जिसके नाम से अभी के जितने लोग भी हैं सारे लोग परिचित होंगे। कुमार विश्वास का जन्म भी हमारे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में हुआ था, जिनकी अभी आधुनिक साहित्य में और इस समय तत्कालिक समय में मंच पर हमको लगता है कि उनके जैसा वक्ता मंच वक्ता अभी नहीं है। और हम कह सकते हैं कि देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में बोलने का ये कोई ये नहीं है, मतलब ये है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तर प्रदेश से है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में बोलने का ये है कि कोई भी कार्य करने के बाद हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए ऐसा काम करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां कहीं भी हो, या तो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, उनके नाम से हमें जाना जाए। ताकि जैसे आज हम उत्तर प्रदेश का नाम ले रहे हैं, उसी प्रकार बिहार की जब भी बात आती है तो रामधारी सिंह दिनकर की बात जरूर होती है। रामधारी सिंह दिनकर, जैसे उनका नाम था दिनकर, वो हिंदी साहित्य के एक दिनकर थे। दिनकर का मतलब सूर्य होता है, वो सूर्य थे, उनको योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस चीज़ को हमें ये बताने का ये उद्देश्य था ताकि हम लोग जो भी हैं अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए इस प्रकार का काम करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो भी जहां भी पहुँचे, आने वाली पीढ़ियां हमारे गुणगान को इस तरह से, जैसे आज हम अपने उत्तर प्रदेश जिले के सभी कवियों को, जिले के कवियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार आप जिस जगह हो, जहाँ भी हो, उस प्रकार अपने क्षेत्र के, आपके आने वाली पीढ़ियां आपके क्षेत्र के लोगों का वर्णन करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। सौरभ सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी